आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी का चैप्टर 2 को देखने वाले हैं, जिसमें टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके हाल फिलहाल में होने वाले एग्ज़ाम, यदि आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो इसमें ये जो क्वेश्चन है वो ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए सवाल को ध्यान से देखिएगा। चलिए पहला नंबर प्रश्न पढ़िए। भारतीय संविधान किस प्रकार का है? भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। और इसमें से हो जाएगा कि भारतीय संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लंबा लिखित संविधान है पूरे विश्व का। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पढ़िएगा और जवाब दीजिए। भारतीय संविधान को किस देश का संविधान सबसे अधिक प्रभावित करता है? भारतीय संविधान को किस देश का संविधान सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो ब्रिटेन हो जाएगा। कौन से देश होगा? ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को लंबा और विस्तृत संविधान क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें से अनुच्छेद और अनुसूची सबसे अधिक हैं। अधिक अनुच्छेद और अनुसूची। तो अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद हो जाएंगे कितने? तो अनुच्छेद हो जाएंगे 395 और अनुसूची हो जाएंगे 12। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा। भारतीय संविधान में प्रारंभिक रूप से कितने अनुच्छेद थे? प्रारंभिक रूप से 395 अनुच्छेद थे भारतीय संविधान में। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितनी अनुसूची थी? प्रारंभ में यानी कि स्टार्ट में जब संविधान लागू हुआ था उस समय 8 अनुसूची थी। कितनी थी? 8। लेकिन अब बढ़कर हो गई है 12 अनुसूची। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अनुसूचियां मैंने आपको बताया वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। कितने अनुसूची हैं? 12 अनुसूची। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान को किस प्रकार की शासन प्रणाली कहा जाता है? तो संघीय और एकात्मक। कौन होगा? संघीय और एकात्मक। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए। सवाल नंबर 8, संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो अमेरिका से ली गई है। किस देश से ली गई है? अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है? संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है? तो प्रस्तावना प्रेरित हो जाएगा किससे? ब्रिटेन से। किससे प्रेरित होगा? नहीं, प्रस्तावना प्रेरित होगा आपका हो जाएगा अमेरिका से। प्रस्तावना अमेरिका से। और प्रस्तावना को ही संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। मैंने आपको बताया भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न, प्रस्तावना का मूल स्रोत किस देश का संविधान है? प्रस्तावना का मूल स्रोत हो जाएगा अमेरिका का। किसका हो जा? अमेरिका का, ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना को किस संशोधन द्वारा न्यायालय में संशोधनीय माना गया? तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें संविधान को जो प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया था। 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, संविधान में कौन से शब्द 42वें संविधान 1976 द्वारा जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो सवाल नंबर 13 का सही जवाब होगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था, जिसे उसे ही प्रस्तावना कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न पढ़िएगा। संविधान की प्रस्तावना किस अनुच्छेद से संबंधित है? किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो प्रस्तावना अनुच्छेद नहीं है, एक टॉपिक है, तो इसीलिए उसे कोई अनुच्छेद में शोषित नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा? संविधान की कुंजी अर्नेस्ट वाकर। किसने कहा? अर्नेस्ट वाकर, ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? आपको बताया गया है कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। ध्यान रखिएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न पढ़िए। संविधान की प्रस्तावना किस संविधान का परिचय पत्र नहीं है? यह किसने कहा? संविधान का प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र नहीं है।
यह किसने कहा? तो अर्नेस्ट वार्कर। किसने कहा? अर्नेस्ट वार्कर, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक किस भाग में उल्लिखित है? न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक किस भाग में उल्लिखित है? तो प्रस्तावना में उल्लिखित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने ऑब्जेक्टिव्स यानी कि आदर्श दिए गए हैं? कितने दिए गए हैं? तो हो जाएगा सही जवाब 5। ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पढ़िए, संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द जो होगा संविधान की प्रस्तावना में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राज्य है? भारत किस प्रकार का राज्य है? तो संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राज्य हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न, संविधान में प्रस्तावना को लागू किस तारीख से माना जाता है? किस तारीख से माना जाता है लागू? तो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। तो केशवानंदन भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। अगला प्रश्न, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? संविधान का हिस्सा नहीं है। तो बेरुबरी केस। किसने कहा? बेरुबरी केस में कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में किस शब्द का अर्थ ईश्वर की सत्ता में स्वतंत्रता है? ईश्वर की सत्ता में स्वतंत्रता किस शब्द में हो जाएगा? धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रस्तावना यानी कि संविधान सभा में प्रस्तावना पर बहस किस तिथि को हुई थी? तो प्रस्तावना पर बहस किस तिथि को हुई थी? 26 नवंबर 1949 को हुई थी। कब हुई थी? 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और दर्शन किसने कहा? संविधान की यानी कि आत्मा और दर्शन किसके द्वारा कहा गया? तो तेंदुलकर के द्वारा कहा गया, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रस्तावना को संविधान का मूलभूत तत्व किसने कहा? मूलभूत तत्व अर्नेस्ट वार्कर। किसने कहा? अर्नेस्ट वार्कर। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ क्या है? गणराज्य का अर्थ हो जाएगा जनता द्वारा चुना गया राज्य प्रमुख, यानी कि जनता के द्वारा चुना गया राज्य प्रमुख को ही गणराज्य कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। लास्ट प्रश्न, प्रस्तावना में लोकतंत्र का अर्थ क्या है? लोकतंत्र का अर्थ हो जाएगा जनता के द्वारा जनता के लिए जो शासन है उसे ही लोकतंत्र कहा जाता है, यानी कि जनता के द्वारा जो वोट दिया जाता है उसी के तहत जो है कि देश का प्रधानमंत्री यानी कि कोई प्रधानमंत्री या कि सांसद चुना जाता है, उसी के द्वारा कि जनता के हक के लिए जो लड़ेगा उसे ही लोकतंत्र कहा जाएगा। जिसमें लोकतंत्र नहीं होगा तो उसे कहा जाएगा, उसे दूसरा शासन कहा जाएगा, तो उसे लोकतंत्र कहा जाएगा जनता के द्वारा जनता के शासन के लिए, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। भारतीय संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय संविधान सभा की स्थापना 1946 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1946 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? क्वेश्चन को काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन यही क्वेश्चन पूछ देता है तो आप सभी लोग से नहीं बनता है। बताइएगा, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी कब हुई थी? तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, सच्चिदानंद सिन्हा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और संविधान सभा के प्रथम अस्थायी सदस्य नहीं, अस्थायी सदस्य थे, ये अस्थायी सदस्य थे संविधान सभा के, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न,
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? मैंने आपको बता दिया कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? यानी कि संविधान सभा ने जो भारत का संविधान अपनाया था तो 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा कब लागू हुआ? संविधान सभा जो है कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था संविधान सभा? 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ? संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, कैबिनेट मिशन योजना। अगला प्रश्न, संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगे? संविधान निर्माण में कुल कितने दिनों का समय लगा? तो आप सभी लोग बताइएगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान सभा बनने में लगा, यानी संविधान निर्माण होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का पिता यानी कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाने जाने वाले आपको जाएंगे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? संविधान सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? तो B.N. राव। कौन थे? B.N. राव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा में कुल सदस्य प्रारंभ में, यानी कि संविधान सभा जब प्रारंभ हुआ था तो उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389। कितनी थी? 389। कितनी थी? 389। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता के बाद संविधान में कुल सदस्य कितने रहे थे? स्वतंत्रता के बाद संविधान में कुल सदस्य की संख्या 299, यानी कि 299 स्वतंत्रता के बाद संविधान में सदस्यों की संख्या थी। अगला प्रश्न, संविधान सभा का उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने प्रस्तुत किया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 12। कितनी थी? 12। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व किसने किया था? अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसने किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, संविधान सभा के अंतिम सत्र की बैठक कब हुई थी? अंतिम सत्र की बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न देखिएगा, संविधान सभा की मूल प्रतियों हिंदी और अंग्रेजी पर किस प्रकार के हस्ताक्षर किए गए? यानी कि संविधान सभा के मूल पंक्तियों प्रांतियों पर किसके हस्ताक्षर, माना कि किस हिंदी और अंग्रेजी पर किस प्रकार के हस्ताक्षर किए गए? तो हस्ताक्षर आप सभी लोग बताइएगा। संविधान सभा के सदस्य जो जितने भी सदस्य थे उनके द्वारा कराए गए थे संविधान के मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा के निर्माण का कुल कितना खर्च हुआ? संविधान सभा के निर्माण में कुल खर्च कितने हुए थे? तो 64 लाख रुपये। कितने हुए थे? उस जमाने में 64 लाख रुपये खर्च हुए थे संविधान का निर्माण करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किसने लिखवाया गया था? भारतीय संविधान किससे लिखवाया गया था? तो हस्तलिखित यानी कि कैलीग्राफर। किस लिखा गया था? कैलीग्राफर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न,
भारतीय संविधान की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित है? मूल प्रति कहाँ सुरक्षित है? तो संसद भवन में। कहाँ सुरक्षित है? संसद भवन में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, संविधान सभा के कितने सत्र आयोजित हुए हैं? संविधान सभा के कितने सत्र आयोजित हुए हैं? तो 11 सत्र आयोजित हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे? ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे। कितने थे? 7। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक किसके द्वारा उद्घाटित की गई थी? संविधान सभा की पहली बैठक सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा उद्घाटित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने भारत को गणराज्य घोषित किया किस अनुच्छेद के माध्यम से? किस अनुच्छेद के माध्यम से भारत को गणराज्य घोषित किया गया? तो यहाँ पर हो जाएगा सही जवाब अनुच्छेद 1। यानी कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत संघों यानी कि भारत संघों का देश है। संघ यूनियन टेरिटरी बोला जाता है। यूनियन स्टेट संघ को आप लोग, इसका मतलब होता है कि भारत का कभी टुकड़ा नहीं अलग नहीं हो सकता है। भारत का कभी टुकड़ा अलग नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न, संविधान सभा का अंतिम हस्ताक्षर किसने किया था? संविधान सभा का अंतिम हस्ताक्षर करने वाले जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा का अस्थायी सचिव कौन थे? अस्थायी सचिव कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा HBR अयंकर। कौन थे? HBR अयंकर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की समितियों में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 22। कितनी थी? 22। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया था? राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। 22 जुलाई 1947। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था? राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था संविधान सभा ने? तो 24 जनवरी 1950 को। कब स्वीकार किया था? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान आप सभी लोग बताइएगा कि राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया है? आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। ये बहुत ही आसान सवाल है, आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय गान के लेखक कौन हैं? भारत ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज किस अनुसूची में शामिल है? पंचायती राज्य 8वीं अनुसूची किस अनुसूची में शामिल है? 11वीं अनुसूची में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब कि किस अनुसूची में शामिल है पंचायती राज? तो 11वीं अनुसूची में शामिल है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ भारत में किस राज्य से हुआ? भारत में किस राज्य से हुआ पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ? तो राजस्थान हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे निचला स्तर कौन है? त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे निचला स्तर हो जाएगा पंचायत समिति। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। पंचायत समिति पंचायती राज्य का सबसे निचला स्तर है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम सभा किस स्तर की संस्था है? ग्राम सभा किस स्तर की संस्था है? तो हो जाएगा सही जवाब पंचायत स्तर की। ग्राम सभा पंचायत स्तर की संस्था है। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज्य की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? पंचायती राज्य की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था पंचायती राज्य की अवधारणा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष लागू हुआ था? किस वर्ष लागू हुआ था 73वां संविधान संशोधन? तो 1993 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। 1993 में 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, यानी कि उसी के दिन से आपका जो है पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी थी। अगला प्रश्न, पंचायती राज्य का सीधा चुनाव किसके लिए होता है?
पंचायती राज्य का सीधा चुनाव किसके लिए होता है? तो ग्राम पंचायत सदस्य के लिए होता है पंचायती राज्य का चुनाव, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन कहलाता है? जिला परिषद का अध्यक्ष कौन कहलाता है? तो जिला प्रमुख जिला अध्यक्ष कहलाता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, पंचायतों के चुनाव किसके द्वारा कराए जाते हैं? पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, ग्राम पंचायत की अवधि कितने वर्षों की होती है? कितने वर्षों की होती है ग्राम पंचायत की अवधि? 5 वर्षों तक होती है, यानी कि 5 वर्ष चुनाव लड़ने के बाद फिर से अगला 5 वर्ष के लिए चुनाव लड़ा जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, पंचायती राज्य प्रणाली का उद्देश्य क्या है? पंचायती राज्य प्रणाली का उद्देश्य हो जाएगा स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना। स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब होगा। आगे देखिए, पंचायती राज्य के लिए आरक्षण किसके लिए है? पंचायती राज्य के लिए आरक्षण किसके लिए है? तो महिलाएं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। उपरोक्त सभी होगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो इनमें से सही जवाब होगा 1957 ईस्वी में। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1957 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज्य की कितनी स्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी? कितनी स्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो 3 स्तरीय व्यवस्था की बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा सिफारिश जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम पंचायती राज्य व्यवस्था कब लागू हुई? प्रथम पंचायती राज्य व्यवस्था 1959 ईस्वी में लागू किया गया, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पढ़िएगा, पंचायती राज्य का पहला राज्य कौन था? पंचायती राज्य का पहला राज्य कौन था? तो राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, पंचायत समिति किस स्तर पर होती है? पंचायत समिति किस स्तर पर होती है? ब्लॉक विकास स्तर पर होती है पंचायत समिति, ब्लॉक स्तर पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, 11वीं अनुसूची कितने विषय पंचायती राज्य से संबंधित है? 11वीं अनुसूची में कितने विषय जो है कि पंचायती राज्य से संबंधित है? तो 29 विषय टोटल होगा, 29 विषय है, ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब। आगे देखिए, राज्य वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? राज्य वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? तो 5 वर्षों में हर बार इसका चुनाव किया जाता है, उसी समय इसका गठन भी किया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, जिला परिषद का गठन कितने स्तरों पर होता है? जिला परिषद का गठन कितने स्तरों पर होता है? तो जिला स्तर पर होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। आगे देखिए, पंचायत के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? पंचायती चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु हो जाएगा 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, पंचायत के वित्तीय स्रोत क्या है? पंचायत के वित्तीय स्रोत कल और यानी कि कर और शुल्क हो जाएगा, सरकारी अनुदान और ऋण, ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वह सरपंच कहलाता है। क्या कहलाता है? सरपंच, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। आगे देखिए, पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए न्यूनतम आरक्षण कितना है? महिलाओं के लिए न्यूनतम आरक्षण हो जाएगा 33%, ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। आगे देखिए, पंचायतों में संबंधित संविधान यानी कि पंचायतों से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? किस भाग में है? तो भाग 4 हो जाएगा। किस भाग में है? 4 में। आगे देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो इनमें से सही जवाब किसका हो जाएगा? राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। आगे देखिए, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, पंचायत सचिव किसके अधीन कार्य करते हैं? पंचायत सचिव किसके अधीन कार्य करते हैं? राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न, पंचायतों में आरक्षण की अवधि कितनी होती है? पंचायतों में आरक्षण की अवधि 15 वर्षों की होती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, पंचायती राज्य किस प्रकार की व्यवस्था है? पंचायती राज्य किस प्रकार की जो व्यवस्था है? तो सही जवाब हो जाएगा स्थानीय स्वशासन,
स्थानीय स्वशासन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली के स्तर जो है इनमें से कौन से हो जाएंगे? तो सही जवाब इन ऑप्शन में से होगा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, पंचायत के चुनाव किस प्रकार से होते हैं? पंचायत के चुनाव किस प्रकार से किए जाते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा पंचायती राज्य चुनाव का आरक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायतों का कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? पंचायतों का कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? तो इनमें से सही जवाब हो जाएगा पंचायत सचिव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, पंचायती राज्य का मुख्य लक्ष्य क्या है? पंचायती राज्य का मुख्य लक्ष्य हो जाएगा गांव को आत्मनिर्भर बनाना। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत है पंचायती राज व्यवस्था? तो अनुच्छेद 43 से लेकर 43O तक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज्य की संरचना किस ग्राम सरकार कहा जाता है? पंचायती राज्य की संरचना में ग्राम सरकार जो है कि किसे कहा जाता है? तो ग्राम पंचायत को ग्राम सरकार कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, पंचायत की योजना बनाने का कार्य कौन करता है? पंचायतों में योजना बनाने का कार्य कौन करते हैं? तो पंचायत समिति। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, पंचायतों के चुनाव में देखरेख कौन करता है? पंचायतों के चुनाव में देखरेख राज्य निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, पंचायती राज्य संस्थाओं में चुनाव के लिए धन किसे मिलता है? धन किसे किया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंचायत समिति का अध्यक्ष क्या कहलाता है? पंचायत समिति का अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्लॉक प्रमुख। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, पंचायती राज्य में न्याय पंचायत किसके लिए होता है? न्याय पंचायत किसके लिए किया जाता है? तो छोटे मोटे विवाद जो होते हैं उसमें सरपंच और पंचायती राज्य के जितने भी सदस्य होते हैं उनका काम होता है उसे सुलझाना, यानी कि न्याय पहुंचाना। आगे देखिए, अगला प्रश्न, पंचायतों के अधिकार किसके द्वारा दिए जाते हैं? पंचायतों को अधिकार किसके द्वारा जो कि दिए जाते हैं? तो राज्य विधानमंडल के द्वारा दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़िए, पंचायतों में महिलाओं का न्यूनतम प्रतिनिधित्व किस संशोधन से बढ़ाकर 50% किया गया है? किस संशोधन से बढ़ाकर 50% किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा और जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ग्राम पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता कौन करते हैं? ग्राम पंचायत में बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है? जिला परिषद का मुख्य कार्य ग्राम स्तर की योजनाओं का समन्वय। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न, पंचायत समिति की बैठकों की अध्यक्षता कौन करते हैं? बैठकों की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, पंचायतों में लेख परीक्षा कौन करता है? पंचायतों में लेखा जोखा का कार्य जो रहता है वो कौन करता है? तो राज्य महालेख परीक्षक। राज्य महालेख परीक्षक। अगला प्रश्न देखिए, पंचायतों का सचिव किस सेवा से आता है? पंचायतों का सचिव राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, ये लास्ट प्रश्न है, पंचायतों की लोकतंत्र की नर्सरी किसने कहा जाता है? यानी कि पंचायतों को लोकतंत्र की नर्सरी किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब, ध्यान रखिएगा। भारत के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? किस भाग में दिए गए हैं? तो भाग 4 में दिए गए हैं। किस में दिए गए हैं? भाग 4। ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न पढ़िएगा, जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक। अनुच्छेद 36 से 51 तक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़िएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विचार भारत ने किस देश से लिया है? भारत ने किस देश से लिया है नीति निर्देशक तत्व का विचार? तो आयरलैंड से लिया है। किस देश से लिया है? आयरलैंड। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस प्रकार का अधिकार
कहा गया है। किस प्रकार का अधिकार कहा गया है? तो सामाजिक और आर्थिक न्याय हेतु निर्देश, सामाजिक और आर्थिक न्याय हेतु निर्देश राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अधिकार कहा गया है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस न्यायालय से किस न्यायालयीन के रूप में लागू नहीं किए जा सकते हैं? लागू नहीं किए जा सकते हैं तो किसी भी न्यायालय में, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चलिए आज का अगला नंबर प्रश्न पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान का कौन सा अंग कहा जाता है? संविधान का कौन सा अंग कहा जाता है? तो 6 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा आधारशिला। क्या होगा? आधारशिला, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख अनुच्छेद 44 में उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में पंचायतों के संगठन का प्रावधान है? पंचायतों के संगठन का प्रावधान हो जाएगा अनुच्छेद 40 में। किसमें होगा? अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख है? मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख अनुच्छेद 45 होगा। किसमें होगा? अनुच्छेद 45। चलिए आज का अगला नंबर प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार का अधिकार है? नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायालयीन अधिकार। कौन सा होगा? गैर न्यायालयीन अधिकार, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में पोषण स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारने की बात कही गई है? पोषण स्तर को सुधारने और सामाजिक बात को किस में कही गई है? तो अनुच्छेद 46 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में पर्यावरण की रक्षा और सुधार की बात है? पर्यावरण की रक्षा और सुधार की बात अनुच्छेद 44 का खंड ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में देश के सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा की बात की गई है? सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 49 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस उद्देश्य से बनाए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने हेतु नीति निर्देशक तत्व बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप कैसा है? नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप समाजवादी, उदार और गांधीवादी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख है? निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख किस अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 45 में, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में गरीबों और कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक उन्नति का प्रावधान है? शैक्षणिक और आर्थिक उन्नति का प्रावधान किस अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 46 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात की गई है? न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात अनुच्छेद 50 में बात की गई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रावधान को बढ़ावा दिया गया है, तो सुरक्षा को बढ़ावा किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 51 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक तत्व को किसने संविधान का आत्मा कहा है? संविधान का आत्मा नीति निर्देशक तत्व को किसने कहा है? तो ग्रेविल ऑस्टिन। किसने कहा? ग्रेविल ऑस्टिन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस अनुच्छेद में कार्यकर्ताओं के लिए न्याय संगत और मानवोचित परिस्थितियों व प्रस्तुति लाभ का प्रावधान है? प्रस्तुति लाभ का प्रावधान अनुच्छेद 42 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब।
अगला प्रश्न पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सवाल नंबर 23 नहीं, सवाल नंबर 22, किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 43 का खंड बी हो जाएगा, उसमें सहकारी समिति को प्रोत्साहन देने का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में कृषि और पशुपालन के आधुनिकीकरण का उल्लेख है? कृषि और पशुपालन के आधुनिकीकरण का उल्लेख अनुच्छेद 48 में होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस अनुच्छेद में गाय और दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध का उल्लेख है? गाय और दुधारू पशुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो अनुच्छेद 44 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में नशे और मादक द्रव्यों के उपयोग पर प्रतिबंध का उल्लेख है? नशे और मादक यानी कि मांस, मदिरा और मादक जो कहता है उस पर प्रतिबंध का उल्लेख लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया, तो अनुच्छेद 47 के तहत उल्लेख लगाया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस अनुच्छेद में बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है? बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की बात किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 45 ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा की बात कही गई है? स्मारकों की रक्षा की बात अनुच्छेद 49 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे हेतु पंचाट को बढ़ावा देने का प्रावधान है? पंचाट को बढ़ावा देने का प्रावधान तो अनुच्छेद 51 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के राज्य की स्थापना करना चाहते हैं? नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार की राज्य की स्थापना करना चाहते हैं? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस प्रकार का अधिकार कहा गया है? तो गैर न्यायालीन अधिकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। भारत के संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान का आत्मा आपका प्रस्तावना को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न पढ़िएगा, मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया? यानी कि मौलिक कर्तव्य जो था वो संविधान के 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या लगभग 12 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 220 यानी कि 280 में अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पढ़िए, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? संविधान सभा का जो गठन हुआ वह किसकी सिफारिश पर हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, किस संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? शिक्षा को मौलिक अधिकार किस? तो 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बताया गया था। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति की इमरजेंसी घोषित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? राष्ट्रपति के द्वारा जो इमरजेंसी घोषित किया जाता है वह किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 352 के तहत, यानी कि आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति देश में इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को, और इसी 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी के कारण उसी के दिन या कि 26 जनवरी को ही भारत का संविधान लागू हुआ था, ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना को संशोधित करने की शक्ति किसके पास है? संविधान की जो कि संविधान की प्रस्तावना को संशोधित, उसमें कुछ बदलाव करने की जो शक्ति है वो आपके सांसद के पास है। आपके सांसद, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। आप सभी लोग जहां से वीडियो देख रहे हैं उस जिले का जो सांसद है वो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों का सांसद कौन है। चलिए अगला प्रश्न, भारत का संविधान किस देश के न्यायिक पुनरीक्षण की व्यवस्था को अपनाया? पुनर्वीक्षण की व्यवस्था को किस देश के, जो अमेरिका से, किससे अपनाया गया? तो अमेरिका से अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। जैसे कि भारत में अभी बिहार का राज्यपाल का बात करूं तो अभी बिहार के राज्यपाल हो जाएंगे आपके, कौन हो जाएंगे? आरिफ मोहम्मद खान। इसी को राष्ट्रपति अपने नियुक्ति करते हैं। हर एक राज्य का राज्यपाल भी अलग होता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन मुख्य यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार निहित है? संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार निहित है? अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार निहित है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? अभी तत्काल की बात करें तो 552 हो सकती है लोकसभा में सदस्यों की संख्या। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत में पहला आम चुनाव 1951 में 52 में हुआ था। भारत में पहला आम चुनाव 1951 में हुआ था। आगे देखिए, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय तक लागू रहता है? यानी कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन 6 माह तक लागू किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। आगे देखिए, राज्यसभा को किस नाम से भी जाना जाता है? राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है? तो उच्च सदन के नाम से राज्यसभा को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, संविधान में संघीय सूची किस अनुच्छेद यानी कि किस अनुसूची में दी गई है? संघीय सूची किस अनुसूची में दी गई है? 7वीं अनुसूची में संघीय सूची दी गई है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा के विचार विमर्शों को किसने हस्ताक्षरित दस्तावेज के रूप में संरक्षित किया है? किसने हस्ताक्षरित दस्तावेज के रूप में संक्षिप्त किया है? तो BN राव के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्य का निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? नए राज्य का निर्माण करने की शक्ति संसद को अनुच्छेद 3 के तहत प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, संविधान संशोधन संविधान की बुनियादी संरचना को नष्ट नहीं कर सकता। यह सिद्धांत किस केस में दिया गया है? यह सिद्धांत जो है कि केशवानंदन भारती केस में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्त आपातकाल कितने बार लागू किया गया है? वित्त आपातकाल भारत में अभी तक एक बार भी लागू नहीं किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। किससे ली गई है? ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव किस प्रकार पारित होता है? यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों से बहुमत से उसको हटाने का प्रस्ताव रहता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में उपसभापति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा में उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। यह प्रावधान किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारतीय संविधान के अंतर्गत संघीय व्यवस्था किस प्रकार की है? संघीय व्यवस्था अर्ध संघीय व्यवस्था है। किस प्रकार की है? अर्ध संघीय व्यवस्था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस संशोधन में संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन में मिनी संविधान कहा जाता है? यानी कि संविधान के किस संशोधन को मिनी संशोधन कहा जाता है? मिनी संविधान आपको हो जाएगा, किसे कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति महाभियोग का प्रस्ताव कहाँ से प्रारंभ होता है? राष्ट्रपति महाभियोग का प्रारंभ जो है कि प्रस्ताव कहाँ से प्रारंभ होता है? तो लोकसभा से प्रारंभ होता है, लोकसभा से प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? यदि किसी व्यक्ति को फांसी का सजा यदि हुआ है तो उस फांसी के सजा को क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। वह किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी के फांसी की सजा या फिर किसी प्रकार की सजा हो तो राष्ट्रपति उसे रोक सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान भारत के संविधान के किस भाग में संघ का उल्लेख है? संघ का उल्लेख भाग 1 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का प्रावधान है? राज्यसभा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 343 में। किस में हो जाएगा? अनुच्छेद 343, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के पास कितनी बार भेजा जा सकता है? राष्ट्रपति के पास कितने बार? केवल एक बार भेजा जा सकता है संसद द्वारा पारित विधेयक को, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, पॉकेट वीटो का प्रयोग भारत के किस राष्ट्रपति ने किया? पॉकेट वीटो का प्रयोग भारत के ज्ञान जेल सिंह ने किया था, ज्ञानी जेल सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा को भंग क्यों नहीं किया जा सकता है? राज्यसभा को भंग इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह अस्थायी सदस्य है, सदन। अस्थायी सदन हो जाएगा राज्यसभा। और लोकसभा को भंग किया जा सकता है क्योंकि लोकसभा अस्थायी सदस्य है, सदन है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, संविधान की 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? संविधान की 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो प्रथम संशोधन 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, उसी में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और वो कब हुआ था? तो 1951 में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया, जो भी संविधान में संशोधन का प्रक्रिया होता है वह अनुच्छेद 368 में जो कि शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा द्वारा चुना गया विपक्ष का सदन होता है। लोकसभा द्वारा चुना गया विपक्ष का सदन लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा लागू की गई? किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 32 को किस नाम से जाना जाता है? अनुच्छेद 32 को किस नाम से जाना जाता है? तो संविधान की आत्मा से। किस नाम से जाना जाता है? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन स्थितियां का प्रावधान है? आपातकालीन स्थितियां का प्रावधान 3 प्रकार से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी। कौन थे? जेपी कृपलानी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? 69वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न,
भारत का सर्वोच्च न्यायालय पहली बार कब अस्तित्व में आया? पहली बार कब अस्तित्व में आया? 26 जनवरी 1949 को। 26 जनवरी 1949 नहीं, 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा कब लागू किया जा सकता है? न्यायालय द्वारा कब लागू किया जा सकता है? तो जब इसे तभी लागू किया जा सकता है जब सांसद कानून बनाए। सांसद अपने मन से यदि कानून बनाए तो उसे नीति निर्देशक तत्वों में लागू किया जा सकता है। अगला प्रश्न, संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 51 का खंड ए में वर्णित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति चुनाव में विवादित स्थितियों का निपटारा कौन करता है? विवादित स्थितियों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? यूपीएससी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ? प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 ईस्वी में किया गया, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है कौन सा अनुच्छेद? तो इनमें से हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा, संविधान कौन सा अनुच्छेद करता है? तो प्रस्तावना करता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पढ़िएगा, राष्ट्रपति चुनाव में न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति के चुनाव में न्यूनतम आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए, 35 वर्ष। अगला प्रश्न, 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 52 संविधान संशोधन दल बदल कानून, दल बदल विरोधी कानून। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? सेवानिवृत्ति आयु कितनी है उच्चतम न्यायालय के? तो 65 वर्ष की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में टोटल 22 पार्ट्स हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है ये, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसका प्रमुख कारण इसमें विदेशी संविधानों की नकल, संविधान संघीय ढांचा और विस्तृत अधिकार, विविधता और जटिलता, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णित है? यानी कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है मौलिक अधिकार? तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब। अगला प्रश्न पढ़िएगा, जवाब दीजिए। सवाल नंबर 2, मौलिक अधिकारों का विचार भारत ने किस देश से लिया? मौलिक अधिकारों का विचार भारत ने अमेरिका देश से लिया। किससे लिया? अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है? तो भाग 3 में हो जाएगा। किस में होगा? भाग 3। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, किस अनुच्छेद को भारत का हृदय कहा भारत का हृदय नहीं, संविधान का हृदय कहा जाता है, यानी कि हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को। किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में हो जाएगा। किस में होगा? अनुच्छेद 32, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? किस अधिकार से संबंधित है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न, अनुच्छेद 21 का एक किस अधिकार से संबंधित है? किस अधिकार से संबंधित है? शिक्षा का अधिकार। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर सही जवाब। अगला प्रश्न पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग से लिया गया है, यानी कि शिक्षा का अधिकार किस आयु तक है? तो आयु 6 से लेकर 14 वर्ष तक, 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा का अधिकार होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया? शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया तो 86वां यानी कि 86वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, राइट्स किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट्स किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो सही जवाब यहाँ पर होगा अनुच्छेद 32। किस में वर्णित है? अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार कब मौलिक अधिकार से हटाया गया? मौलिक अधिकार से संपत्ति का अधिकार 1978 ईस्वी में हटाया गया। कब हटाया गया? 1978 ईस्वी में मौलिक अधिकार को जो है कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाया गया था। ध्यान रखिएगा। संपत्ति का अधिकार कब किस प्रकार का अधिकार है? संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विधिक का अधिकार, यानी विधिक का अधिकार हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? मौलिक अधिकार कुल कितने हैं संविधान में? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों में उल्लंघन पर किसके पास जाने का अधिकार है? मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर किसके पास जाने का अधिकार है? तो सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न पढ़िए, हेबियस कॉर्पस का संबंध है। हेबियस कॉर्पस का संबंध किससे हो जाएगा? गिरफ्तारी की मुक्ति से। गिरफ्तारी की मुक्ति से हेबियस कॉर्पस का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों की रक्षा करता है? अल्पसंख्यकों की रक्षा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 19 में कितने स्वतंत्रताओं का उल्लेख है? कितने स्वतंत्रताओं का उल्लेख है अनुच्छेद 19 में? तो 6 स्वतंत्रताओं का। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक है? किस अनुच्छेद में मानव तस्करी और जबरन पर रोक है? तो किस में होगा? अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, बाल श्रम पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है? बाल श्रम पर प्रतिबंध अनुच्छेद 24 में हो जाएगा। अनुच्छेद 24। ध्यान रखिएगा। समान अवसर का अधिकार किस अनुच्छेद में है? समान अवसर का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में किया गया है? अस्पृश्यता का उन्मूलन जो किया गया है अनुच्छेद 17 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न, किस धर्म विशेष को मानने, प्रचार करने और पालन करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? किसी धर्म का पालन करना यानी प्रचार करना और उस विशेष धर्म को मानने का अनुच्छेद जो है कि किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 25 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न, अनुच्छेद 29 और 13 किस अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 29 और 30 किस अधिकार से संबंधित है? तो सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
मंडमामस रीट का अर्थ क्या है? मंडमामस रीट का अर्थ इनमें से हो जाएगा किसी अधिकार को कार्य करने का आदेश देना। किसी अधिकारी को कार्य करने का आदेश देना। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में क्रियोटनरी रीट का उपयोग किसके लिए होता है? क्रियोटनरी रीट का उपयोग निचली अदालत के आदेश को निरस्त करने के लिए, निचली अदालत को निरस्त करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संविधान में क्यू वारंटो रीट का उद्देश्य क्या है? क्यू वारंटो रीट का उद्देश्य हो जाएगा किसी पद पर अनधिकृत व्यक्ति को हटाना। अनधिकृत व्यक्ति को हटाना। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन कौन सुनिश्चित करता है? मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन न्यायपालिका सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों का संविधान का मंगा कार्टा किसने कहा? मंगा कार्टा किसने कहा मौलिक अधिकारों को? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।